नदियों पर बांध बनाने के कारण कई परेशानियां भी उत्पन्न हुई है और ये विरोध का एक कारण बन गया है। कारण कैसे बना है इसको जानेंगे, उससे पहले कुछ बातों को जान लेते हैं। जब बांध बनता है और उसके पानी को रोकते हैं, पानी का जो बहाव नेचुरल फ्लोनेस है उसमें जो रुकावटें आती हैं और उस बांध को क्रॉस करने के बाद जो पानी फिर बहती है तो वो इसके तुलना में काफी धीरे होता है। तो पानी में जो सिल्ट और दूसरे पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे जमता जाता है, नीचे बैठ जाता है। क्योंकि पानी का बहाव कम है तो उसके पास वो जो कण होता है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। उस छोटे धीमे बहाव में वो आगे की ओर बढ़ नहीं पाता है, जिसके कारण उसके तलहटी में गाद और बालू बैठता जाता है और ये उथला हो जाता है। ये बाढ़ लाने का एक खास कारण भी है जिसके कारण बाढ़ आता है। दूसरी बात कि जो फर्टिलिटी को बढ़ा देता है जैसे कि उसके पास बालू है, बालू के कण छोटे छोटे कण है, सिल्ट है और जो कुछ रास्ते में लिए आ रहे जो वनस्पति के कण सब है वेजिटेशंस के, वो सब इस के नीचे बैठ जाता है। यदि वो कण इसके नीचे नहीं बैठता वो पार्टिकल सब, और बाढ़ के पानी के साथ वो मैदानी भाग में फैलता तो मैदानी भाग के फर्टिलिटी को बढ़ाता, जो संभव नहीं हो पाता है तलहटी में बैठने के कारण। और चूंकि ये उथला हो जाता है तो ये बाढ़ का एक अहम कारण भी बन जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में जिस क्षेत्र में बांध बना है उस क्षेत्र में काफी विरोध हुआ है इसका। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रमुख उन आंदोलन में से प्रमुख है। ये एक आंदोलन ही बन गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। जैसे पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे आप चिपको आंदोलन के बारे में कि पेड़ों के संरक्षण के लिए किया जा रहा था। तो ये नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए जहां पे बांध बन रहा था, सरदार सरोवर बांध ही है, उस बांध का विरोध किया जा रहा था वहां के लोगों के द्वारा। और टिहरी बांध आंदोलन ये उत्तराखंड में है। दोनों जगह विरोध हुआ। विरोध का कारण था क्योंकि जो लोग इस क्षेत्र में रह रहे थे जहां पे बांध बन रहा था उन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को बड़ी संख्या में अपने मूल निवास स्थान को छोड़ना पड़ रहा था। जो जहां से वो सदियों से रह रहे थे, पीढ़ियों से रह रहे थे, इस बांध के बनने के कारण उनको वो स्थान छोड़ना पड़ रहा था। क्योंकि जो उनका नेटिव हैबिटेशन था वो पानी में डूबता इतना था, और जहां से वो अपने आजीविका को चला पाते थे जंगलों से, वनों से और आसपास के भूमि से, वो पूरा भूमि जल जमाव का कारण बनता। पूरे भूमि में जल जमाव होता ही, इसलिए ये लोग विरोध करना शुरू किए। और इनका कहना है इन लोगों का कि हम देश की उन्नति के लिए बलिदान दे रहे हैं, मीन्स कि हम अपने जगह को छोड़ रहे हैं जो हमारा मूल स्थान है, लेकिन इसके बदले में हमें मिलता क्या है? वाकई आप सोचे तो उस जो ये लोग बलिदान दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, कुर्बानी किसका? कि अपने मूल स्थान का, अपने प्राकृतिक संसाधन का, जिन पे इनका हक था। तो इससे फायदा इन लोगों को बहुत कम होता है, नाम मात्र का फायदा होता है, और अधिकांश फायदा बड़े उद्योगपतियों, शहर के लोगों और दूसरे लोगों को होता है जो इस क्षेत्र में रहते नहीं हैं। कई बार आपस में साझेदारी भी करने की कोशिश की गई कि आप चलिए ये पक्ष, विरोध पक्ष और जो काम करने के लिए आ रहे हैं शहरों के, ये उद्योगपति हैं या फिर सरकार है, मान लेते हैं सरकार है, ये वहां की नेटिव पीपल हैं, दोनों के बीच सहमति बनाने की कोशिश भी की गई। लेकिन अधिकांश टेंडेंसी ये देखा गया कि इन्हीं लोगों को आखिर बात मानने के लिए कहा गया कि आप ही पीछे हट जाइए, ये लोग वो काम करेंगे। तो इस कारण से भी आंदोलन आगे बढ़ता ही रहा। अब हम थोड़ा सिंचाई पे आते हैं। सिंचाई के कारण वास्तव में फसलों की पैदावार बढ़ी है और हमारा देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। लेकिन इससे कुछ निगेटिव पहलू भी हैं। निगेटिव पहलू ये कि अधिक सिंचाई के कारण अंडरग्राउंड वाटर के लेयर में कमी आई है और कई क्षेत्रों में, देश के कई क्षेत्रों में लोग अधिक सिंचाई करते हैं, जिसके कारण भूमि में लवणीयता बढ़ती है।
सैलिनिटी जो है लैंड सॉइल में वो बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी फर्टिलिटी काफी कम हो जाती है। यदि हम पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लें तो वहां हम पाते हैं कि सिंचाई का जो पैमाना है वो घंटे के हिसाब से है। 1 घंटा, सॉरी घंटे के हिसाब से नहीं बल्कि जमीन के माप के हिसाब से है। 1 एकड़ जमीन या फिर 1 हेक्टेयर जमीन के हिसाब से है कि आप 1 हेक्टेयर जमीन को सिंचित कीजिए, पानी दीजिए 1 एकड़ जमीन में और आपको इतना रुपया ही देना पड़ेगा। ये फिक्स्ड है। हमारे क्षेत्र में है कि घंटा के हिसाब से चलता है कि 1 घंटा में हम इतना एक निश्चित राशि ली जाती है हम लोगों से। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये दिक्कत ये होता है खास करके कि जो किसान होते हैं वो पानी दोबारा नहीं देना पड़े जल्दी और पानी की मात्रा बनी रहे, नमी बनी रहे, इसलिए वे लोग अधिक पानी दे देते हैं खेतों में। एक तो उस पानी का जो अधिक पानी है वो पानी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाता है। और तीसरा लॉस ये है कि अंडरग्राउंड वाटर का लेयर कम होता जाता है। तो इन कारणों से काफी परेशानियां उत्पन्न हुई है। कई बार बांध के कारण से, जब बांध खास करके सिंचाई के लिए बनाया जाता है, उन कारणों से जहां पानी जमा हो रहा है उसके तलहटी में गाद और बालू जमा होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि यदि खूब तेज बरसात आ जाए, तेजी के साथ वर्षा आ गया हो, तो वो पानी ओवरलोडेड हो जाता है और ओवरफ्लो करना शुरू करता है। तब उस स्थिति में पानी को छोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बाकी दूसरे क्षेत्रों में काफी परेशानी उत्पन्न होती है और बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। कुछ दिनों पहले, शायद 2019 की बात है ये, केरला में ऐसे ही एक डैम से पानी छोड़ा गया था और वहां पे बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी। वो भारी बरसात के कारण हुआ था। 2006 में भी महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ जैसी स्थिति सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि एक डैम से पानी छोड़ा गया था और वो बड़े से क्षेत्र में बाढ़ ला दिया था। उसके कारण भूमि अपरदन भी होता है और वे लोग जो कभी बाढ़ को देखे नहीं, बाढ़ से फेस नहीं किए हैं, बाढ़ जैसी स्थितियों से, उनको काफी परेशानी झेलना पड़ता है। एक टकराव ये भी आता है लोगों के बीच कि कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि एक खास क्षेत्र के पानी को दूसरे क्षेत्र में ले जाना पड़ता है। जैसे गुजरात में हुआ था, साबरमती नदी का पानी जब गुजरात में सूखा पड़ा था तो साबरमती नदी का पानी सूखे ग्रस्त क्षेत्रों में और खास करके शहरों में भेजा जा रहा था। तो यहाँ के जो रहे किसान थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और फिर टकराहट हुई। तो कई बार बांध विरोध और टकराहट और आपसी झगड़े का कारण भी बन जाता है। तलछटी जमा होने के कारण कई पर्यावरणीय प्रदूषण भी होता है। खास करके आप केमिस्ट्री के टर्म में एक मेथेन गैस के बारे में जानते होंगे, पढ़े होंगे, केमिस्ट्री के टर्म में आता है मेथेन गैस, शायद मीथेन या मेथेन कहते हैं। तो उस जब बड़े क्षेत्र में जल भराव होता है और जल जमाव होता है तो वनस्पतियां जो होते हैं, छोटे पौधे या पेड़ ही है, तो ये सब सड़ना शुरू करता है और उससे गैस उत्पन्न होता है जो इन्वायरमेंट में ही अखिट जाता है। जल भराव से मिट्टी का जो है वो डिग्रेडेशन होता ही है सॉइल का, साथ ही बड़े बड़े बांध भूकंपों का कारण भी बन जाता है। लैंडस्लाइड भी कई बार होते हुए देखा गया है कि लैंडस्लाइड हो रहा है। तो इन सब दृष्टिकोणों से देखें और अंतर देखें ओवरऑल कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हमें लाभ है एक तरफ, तो दूसरी तरफ हमें हानियां भी है। लोगों में एक गुस्सा है, लोगों के एक खास समूह में जो पर्यावरणविद हैं उनमें एक गुस्सा ये भी है इस योजनाओं को लेकर के, इन बांधों और डैमों को लेकर के, कि जिस तरह का एम बनाया गया था उस डैम से जो अपेक्षाएं की गई थी उन अपेक्षाओं पे डैम या बांध खरा नहीं उतरा। या कहते हैं कि काम ही इस तरह से नहीं किया गया कि वो पूरी चीजें जो पहले अपेक्षा की गई थी वो पूरा हो जाता। तो इन सब कारणों से भी टकराहटें होती रहती हैं। कुछ एक्टिविस्ट के बीच, एक्टिविस्ट और सरकार के बीच में। यहाँ तक में कन्फ्यूजन हो तो जरूर बताएं हमें। इसके बाद कुछ टॉपिक बचा हुआ है, शायद 2 क्लास और होगा मुझे लगता है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
और तब आपके हाफ ईयरली तक का सिलेबस के लिए संभवतः एक और चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।